इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही डायनामिक और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स इस वास्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नेविगेट करने के लिए जिस टूल का यूज करते हैं उसका नाम है डेरिवेटिव्स। आई होप आपने डेरिवेटिव्स का नाम स्टॉक मार्केट में जरूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेटिव्स आखिर होते क्या हैं? डेरिवेटिव्स एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव की जाती है। तो यहां हमने एक वर्ड यूज करा, वो वर्ड है डिराइव। तो डिराइव का क्या मतलब होता है? डिराइव का मतलब है किसी भी सोर्स से किसी चीज को ऑब्टेन या रिसीव करना। इसको सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि हमें चीनी शुगर केन से ऑब्टेन या रिसीव होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव्स वो इंस्ट्रूमेंट है जिनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव की जाती है। ये एसेट्स हो सकते हैं जैसे कि स्टॉक्स, इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड और क्रूड ऑयल, और करेंसी जैसे कि डॉलर और इंडियन रूपी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डेरिवेटिव का प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट के प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेरिवेटिव का प्राइस बढ़ेगा और अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू कम होती है तो डेरिवेटिव का प्राइस भी कम होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डेरिवेटिव्स आखिर होते क्या हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं और समझते हैं डेरिवेटिव्स कितने तरीके के होते हैं। तो डेरिवेटिव्स 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड्स, दूसरा है फ्यूचर्स, तीसरा है ऑप्शंस और चौथा है स्वैप। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पॉपुलर डेरिवेटिव्स हैं वो हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आई होप आपने भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का नाम जरूर सुना होगा। तो चलिए अब हम इन सभी डेरिवेटिव्स के टाइप को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला डेरिवेटिव टाइप है फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स एक ऐसा प्राइवेट एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज किसी भी पर्टिकुलर एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर और एक फ्यूचर डेट पर खरीदना और बेचना चाहते हैं। ये एसेट हो सकते हैं जैसे कि चीनी, गेहूं या फिर स्टॉक्स। तो चलिए फॉरवर्ड्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई फार्मर है जो गेहूं की खेती करता है। गेहूं का करंट प्राइस चल रहा है 20 रुपए पर केजी। तो फार्मर को ये लगता है कि जब तक गेहूं की हार्वेस्टिंग होगी तब तक गेहूं का प्राइस काफी ज्यादा गिर सकता है। और दूसरी तरफ एक बायर है जिसको लगता है कि गेहूं का प्राइस फ्यूचर में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, तो वो गेहूं को आज के प्राइस पर सिक्योर करना चाहता है। तो इस तरीके से प्राइस चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए किसान और बायर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किसान बायर को 1000 किलो गेहूं 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 6 महीने बाद डिलीवर करेगा। तो अगले 6 महीने तक व्हीट के प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशन होंगे उसका इन दोनों पार्टीज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से व्हीट का जो टोटल प्राइस बनता है वो बनता है 1000 किलो मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए पर केजी, जिसकी वैल्यू आती है 20,000 रुपए। तो अब देखते हैं 6 महीने के बाद क्या सिनेरियो बन सकता है। तो 6 महीने के बाद अगर व्हीट का प्राइस 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए पर केजी हो जाता है, पर किसान के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे 20 रुपए पर ही सेल करना है, तो इस हिसाब से किसान को जो लॉस होगा वो होगा 10 रुपए पर केजी मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो। तो किसान का लॉस होता है 10,000 रुपए। वहीं बायर को इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट होता है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बायर को 20 रुपए के प्राइस पर ही वो गेहूं डिलीवर किया जाएगा। तो बायर को जो सेविंग होती है वो होती है 10 रुपए सेविंग पर किलो मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो। तो बायर की टोटल सेविंग हुई 10,000 रुपए। तो चलिए अब समझते हैं दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है। तो 6 महीने बाद अगर व्हीट की वैल्यू 20 रुपए से घटकर 15 रुपए पर किलो हो जाती है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर को 5 रुपए पर केजी के हिसाब से फायदा होगा, क्योंकि मार्केट में व्हीट की वैल्यू है 15 रुपए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर को 20 रुपए पर केजी के हिसाब से अपने व्हीट को सेल करना है। तो यहाँ पर किसान की सेविंग होती है 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो यानी कि 5000 रुपए। वहीं बायर को 20 रुपए पर केजी के हिसाब से ही व्हीट को बाय करना होगा। तो बायर का जो लॉस बनता है वो बनता है 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो यानी कि बायर का जो लॉस हुआ वो हुआ 5000 रुपए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर होते क्या हैं। तो चलिए अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जल्दी से समझ लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओटीसी का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनके ऊपर देखरेख के लिए कोई भी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। इंडिया में जो सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सेबी।
तो फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेबी का कोई रेगुलेशन नहीं होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, ये लेस लिक्विड होते हैं और क्योंकि इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है तो इसमें काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का जो सेटलमेंट होता है वो एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉरवर्ड्स आखिर होते क्या है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जिसका नाम है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स एक ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड अग्रीमेंट हैं जो कि एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, जिनमें दो पार्टीज किसी पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर बाय और सेल करने के लिए अग्री करते हैं। तो फ्यूचर्स रेगुलेटेड होते हैं और एक्सचेंजेस पर पब्लिकली ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स का प्राइस मार्केट कंडीशन के हिसाब से डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट करता है जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के अंदर एक्सपायर नहीं हो जाते। तो यहां पर आपका एक सवाल आ सकता है कि फॉरवर्ड्स में भी सेम दो पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट किया जाता है, सिमिलरली फ्यूचर्स में भी ट्रेड करने के लिए दो पार्टीज आपस में अग्रीमेंट करती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए समझते हैं फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि फॉरवर्ड्स एक प्राइवेट और ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहीं अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फॉरवर्ड्स फुली कस्टमाइजेबल होते हैं, वहीं फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉरवर्ड्स का सेटलमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के एंड में होता है, वहीं फ्यूचर्स का सेटलमेंट डेली बेसिस पर यानी कि मार्क टू मार्केट बेसिस पर होता है। फॉरवर्ड्स में काउंटर पार्टी रिस्क काफी ज्यादा होता है, वहीं अगर हम फ्यूचर्स की बात करें क्योंकि ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं इसलिए एक्सचेंज गारंटी लेता है और इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फॉरवर्ड्स काफी कम लिक्विड होते हैं क्योंकि ये ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं, वहीं अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स काफी ज्यादा लिक्विड होते हैं। फॉरवर्ड्स के ऊपर कोई भी सेंट्रल रेगुलेशन नहीं होता है, वहीं फ्यूचर्स सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे डेरिवेटिव टाइप की तरफ जिसका नाम है ऑप्शंस। ऑप्शन एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको एक राइट देता है, राइट मतलब अधिकार, ना कि एक ऑब्लिगेशन, जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर या फिर एक पर्टिकुलर डेट या उससे पहले खरीदने और बेचने का अधिकार पाते हैं। तो जैसे कि आपको ऑप्शन वर्ड से समझ आ रहा है, ऑप्शन का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एसेट को खरीदने और बेचने की चॉइस होना। स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट को खरीदने का अधिकार पाते हैं। वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन टाइप की बात करें जिसका नाम है पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन में आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट को बेचने का अधिकार पाते हैं। तो इस अधिकार को पाने के लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है। इस पे किए हुए प्राइस को कहा जाता है प्रीमियम। तो ऑप्शंस के केस में अगर आप अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर आप उसे ऐसे ही एक्सपायर होने देते हैं तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपने जो प्रीमियम पे किया होता है वो जीरो हो जाता है, यानी कि आप अपने पूरे पे किए हुए प्रीमियम को खो देते हैं। तो चलिए ऑप्शंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज टाटा मोटर्स का स्टॉक आज 900 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि अगले महीने टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जाने वाला है, पर आप स्ट्रेट अवे टाटा मोटर्स के स्टॉक को डायरेक्ट बाय करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसकी जगह पर आप क्या डिसाइड करते हैं? आप डिसाइड करते हैं कि मैं टाटा मोटर्स का एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूं। तो जैसे ही आप टाटा मोटर्स का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो ये कॉल ऑप्शन आपको टाटा मोटर्स के स्टॉक को 900 रुपए के भाव पर खरीदने का एक राइट देता है। तो मार्केट में जिस प्राइस पर टाटा मोटर्स का भाव ट्रेड कर रहा है यानी कि 900 रुपए, इस भाव को कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। तो सपोज आपने इस राइट को खरीदने के लिए 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम दिया है। प्रीमियम को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप मार्केट में कोई डील करते हैं तो आप एक टोकन अमाउंट देते हैं। सिमिलरली ऑप्शंस में जब भी आप कोई पुट या कॉल ऑप्शन खरीदते हैं उस टाइम पर आपको एक छोटा टोकन अमाउंट पे करना पड़ता है जिसे प्रीमियम कहा जाता है। तो सपोज अगले महीने टाटा मोटर्स का प्राइस 900 रुपए से बढ़कर 930 रुपए हो गया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है? अब क्योंकि आपने 900 रुपए के भाव पर टाटा मोटर्स का कॉल ऑप्शन बाय किया था तो आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देते हैं। तो कॉल ऑप्शन बाय करने की वजह से टाटा मोटर्स का आपको 900 रुपए के भाव पर खरीदने का एक अधिकार मिला था। अब आपने उस अधिकार को वापस मार्केट में 930 रुपए के भाव पर सेल कर दिया, जिससे आपको पर शेयर 30 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि 930 माइनस 900 मतलब 30 रुपए। पर यहां आपको ये चीज याद रखनी जरूरी है, आपने इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए 10 रुपए पर शेयर का प्रीमियम भी दिया था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में
आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 रुपए पर शेयर, यानी कि 30 रुपए जो आपको टोटल प्रॉफिट था माइनस 10 रुपए प्रीमियम, तो आपके जो पर शेयर प्रॉफिट होता है वो बनता है 20 रुपए का। और सपोज अगर अगले महीने टाटा मोटर्स के प्राइस का भाव 900 रुपए से घटकर 880 रुपए पर शेयर हो गया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ये समझ सकते हैं कि जब आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया था तो आपको एक राइट मिला था, ऑब्लिगेशन नहीं मिला था। तो इस सिचुएशन में आपको कोई भी स्टॉक मार्केट से बाय नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि आप अपने राइट को यूज करना चाहते हैं या नहीं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने ऑप्शन को ऐसे ही एक्सपायर होने देंगे, तो आपको अपने प्रीमियम जो कि आपने 10 रुपए पर शेयर पे किया था, आपको उसका लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉल ऑप्शन आखिर होता क्या है। तो चलिए अब समझते हैं पुट ऑप्शन यानी कि राइट टू सेल आखिर होता क्या है। तो सपोज टाटा मोटर्स का स्टॉक करंटली मार्केट में 900 रुपए पर शेयर के हिसाब से ट्रेड कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अगले महीने टाटा मोटर्स का स्टॉक काफी नीचे जा सकता है। अब क्योंकि आपके पास टाटा मोटर्स का स्टॉक अवेलेबल नहीं है, पर आप इस प्राइस ड्रॉप की वजह से मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप टाटा मोटर्स का एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो जैसे आप टाटा मोटर्स का पुट ऑप्शन बाय करते हैं, तो पुट ऑप्शन आपको 880 रुपए पर शेयर के हिसाब से टाटा मोटर्स के स्टॉक को बेचने का राइट देता है। इस 880 रुपए पर शेयर के भाव को कहते हैं हम स्ट्राइक प्राइस, जिसे आप अगले महीने एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस राइट को खरीदने के लिए आपने जो प्रीमियम पे किया है उसकी वैल्यू है 10 रुपए। तो चलिए देखते हैं अगले महीने क्या सिनेरियो बन सकते हैं। तो सपोज अगले महीने टाटा मोटर्स के स्टॉक की वैल्यू घटकर हो गई 850 रुपए। अब क्योंकि आपके पास 880 रुपए पर शेयर के हिसाब से टाटा मोटर्स के स्टॉक को बेचने का राइट है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको जो प्रॉफिट होता है वो होता है 880 रुपए माइनस 850 रुपए, जिसकी वैल्यू आती है 30 रुपए। तो आपको 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट होता है, पर आपने पुट ऑप्शन बाय करते टाइम 10 रुपए का प्रीमियम भी पे किया था, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनता है वो बनता है 30 रुपए माइनस 10 रुपए प्रीमियम। तो आपके टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आती है 20 रुपए पर शेयर। वहीं अगर टाटा मोटर्स का प्राइस अगले महीने 880 रुपए से ऊपर चला जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसा कि आप जानते हैं, पुट ऑप्शन आपको स्टॉक को बेचने का एक राइट देता है, ना कि एक ऑब्लिगेशन। तो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप इस ऑप्शन को एक्सपायर होने दे सकते हैं और इस सिचुएशन में आपने जो 10 रुपए प्रीमियम पे किया है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि आपका जो टोटल लॉस हुआ वो होगा 10 रुपए पर शेयर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पुट ऑप्शन आखिर होता क्या है। तो अगर हम इन शॉर्ट कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को समझें, तो कॉल ऑप्शन का यूज आपको तब करना है जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है। वहीं आपको पुट ऑप्शन का यूज तब करना है जब आपको लगता है कि स्टॉक के प्राइस में गिरावट आने वाली है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस क्या होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी डेरिवेटिव टाइप की तरफ, जिसका नाम है स्वैप। स्वैप्स वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को एक्सचेंज करती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट के पेमेंट या फिर करेंसीज। स्वैप्स का यूज प्राइमरीली कंपनीज, इन्वेस्टर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है। स्वैप्स की मदद से कंपनीज अपने रिस्क को कम करती हैं, मैनेज करती हैं, और ये उन एरियाज में ज्यादा यूज होता है जिनमें चीजें इंटरेस्ट रेट, करेंसीज और कमोडिटीज से जुड़ी होती हैं। तो चलिए इंटरेस्ट रेट स्वैप को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज हमारे पास दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए ने जो लोन लिया हुआ है वो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर, और वहीं कंपनी बी के पास जो लोन है वो है फिक्स इंटरेस्ट रेट पर। अब वहीं कंपनी ए अपने फ्यूचर पेमेंट्स और बेटर प्लानिंग करने के लिए फिक्स रेट इंटरेस्ट चाहती है। वहीं कंपनी बी का यह मानना है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में कम हो सकते हैं, इसलिए वो अपने इंटरेस्ट रेट को फिक्स रेट से फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी ए और कंपनी बी इंटरेस्ट रेट को स्वैप करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ए के पास 6% का फ्लोटिंग रेट के हिसाब से लोन है, वहीं कंपनी बी के पास जो लोन है वो है 7% फिक्स रेट के हिसाब से। तो कंपनी ए कंपनी बी को 6% फ्लोटिंग रेट के हिसाब से अपने लोन को स्वैप कर लेते हैं, वहीं कंपनी बी अपने 7% फिक्स रेट के हिसाब से कंपनी ए को स्वैप कर देते हैं। तो सपोज कंपनी ए और कंपनी बी पर 1-1 करोड़ का लोन है। तो अगर हम कंपनी ए की बात करें तो कंपनी को लगता है कि हर 6 महीने पे रेट चेंज होते हैं, पर अब उन्होंने 7% फिक्स रेट के हिसाब से स्वैप कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी ए को अब हर साल 7 लाख रुपए फिक्स इंटरेस्ट पे करना है। वहीं अगर हम कंपनी बी की बात करें, उन्होंने कंपनी ए से 6% का फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट स्वैप किया है,
तो सपोज इन फ्यूचर 6% की जगह अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट 5% हो जाता है, तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि स्वैप्स का यूज करके कंपनी भी अपने काफी पैसों को सेव कर सकती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में स्वैप क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट में स्वैप्स आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। स्वैप्स ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और काउंटर पार्टी रिस्क को कम करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCIL OTC स्वैप्स को डील करने में मदद करती है। तो चलिए अब समझते हैं कि डेरिवेटिव्स के बेनिफिट क्या हैं। डेरिवेटिव का सबसे बड़ा बेनिफिट है रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो के पोटेंशियल लॉसेस को हेज करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। डेरिवेटिव्स का दूसरा बहुत अच्छा बेनिफिट है लेवरेजिंग। डेरिवेटिव्स की मदद से आप अपने छोटे इन्वेस्टमेंट से काफी बड़ी पोजीशन ले सकते हैं और उस हिसाब से काफी बड़े गेन्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स का तीसरा बेनिफिट है स्पेक्यूलेशन। डेरिवेटिव्स की मदद से बहुत सारे ट्रेडर्स अंडरलाइंग एसेट को बिना ओन किए उनके मार्केट प्राइस की डायरेक्शन पर बेट कर सकते हैं और काफी बड़े पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं डेरिवेटिव्स के रिस्क क्या हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि डेरिवेटिव्स हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, बट ये साथ ही साथ बहुत सारे रिस्क भी साथ लेकर आते हैं। सबसे पहला रिस्क है लेवरेजिंग। तो जब भी आप डेरिवेटिव्स में लेवरेजिंग का यूज करते हैं और अगर मार्केट ट्रेडर की पोजीशन के अगेंस्ट में जाने लगता है, तो उस कंडीशन में ट्रेडर को काफी बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। इसलिए लेवरेजिंग बहुत ही रिस्की होता है और आपको मार्केट में लेवरेजिंग का यूज बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। तो जब भी आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है, आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपको साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा वाइजली ट्रेड करना है, इन्फॉर्म्ड रहना है और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना है। डेरिवेटिव्स की दुनिया बहुत ही वास्ट है। अगर आप कॉन्फिडेंटली इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सही नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डेरिवेटिव्स आखिर होते क्या हैं, डेरिवेटिव्स कितने तरीके के होते हैं और डेरिवेटिव्स मार्केट में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपकी डेरिवेटिव्स को लेकर कोई क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।